अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में मुदाखलत का इल्ज़ाम, अदलिया के मामलात को कोअर्स करने, मुतासर करने के जो मुतल्लिक़ ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके ऊपर आज सो मोटो 184(3) के तहत अदालत उज़्मा ने नोटिस ले लिया है और 7 रुकनी बेंच है जो बुध को इसकी समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज हैं आप, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस 7 रुकनी बेंच में शामिल होंगे जो कि समाअत करेंगे। इसके साथ साथ ये खबर भी आई कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने ओवर द वीकेंड इंक्वायरी कमीशन कायम किया और फिर उसकी सरबराही जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को सौंपी थी और 1 मैन कमीशन था ये। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने माजरत कर ली इस कमीशन में शामिल होने से, ये लिखते हुए कि जी एक तो वो समझते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल मैटर है और अदलिया को अंदर ही अपने ये इस मामले को देखना चाहिए था जो प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो TORs हुकूमत ने तय किए हैं उसके ऊपर भी उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसको भी आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, मामला किस तरह से लिंक्ड है, किस तरह से नहीं और आगे जाकर क्या होगा। बट जमा खातिर ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है। गो के सो मोटो उनका एक मुतालबा, न सिर्फ उनका बल्कि बार काउंसिल्स का मुतफ़िक़ा बहुत से लॉयर्स हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा था अदालत उज़्मा से कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए इदारे के अंदर ही, यानी जुडिशरी अपने अंदर या तो इसके ऊपर सो मोटो ले, इसकी जांच पड़ताल करे और मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज रद्द-ए-अमल देते हुए बढ़कर ये कहा है कि 7 रुकनी बेंच नहीं बल्कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बनना चाहिए था जो इसकी तहकीकात करे। उसको भी आगे जाके डिस्कस करते हैं। बुनियादी सवाल कुछ यूँ कि इसके ऊपर बड़ी रेजर्वेशंस उठ रही थी जब इंक्वायरी कमीशन के सामने मामला रखने की बात आई, लेकिन अब जब इसके ऊपर सो मोटो ले लिया गया है तो क्या मामला बेहतर अंदाज में हल हो सकेगा? इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, हमारे नुमाइंदे खुसूसी भी हैं, तज्ज़िया तबसरे से भी हमें आगाह करेंगे और क्या प्रोसीजर होगा उससे मुतालिक भी उनसे जानेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद हैं मेमल सरफराज साहब, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब भी हमारे पैनल का हिस्सा है। सिद्दीकी साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। ये बताइएगा, ये जो 184(3) यानी सो मोटो लिया गया है अब अदालत की तरफ से, क्या ये सिर्फ गाइडेंस देगा जैसे कि मांगी गई थी और कुछ प्रोसीजर तय करने का रिस्पांस के सिलसिले में मांगा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जवाब, या फिर बाकायदा इंक्वायरी होगी जिस तरह 184(3) के तहत होती है और जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसके ऊपर तहकीकात और फिर आगे मामला चलेगा और कोई कार्रवाई भी हो सकती है? बहुत शुक्रिया लीना। ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है, संजीदा इल्ज़ामात हैं, उस हवाले से एक कॉम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल है। अब 184(3) के अंदर क्या यूनिलैटरली कोई ऐसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास कर सकते हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स का दूसरे का मामला इन्वॉल्व हो, तो वो देखना है। बहरहाल हम इस कंट्रोवर्सी में पड़े बगैर कि अब तक 150 आज खुद नोटिस से क्या पाकिस्तान के अंदर मुआशी, अदालती और चीज़ों के ऊपर क्या बेहतरी आई है, उसकी अपनी एक तारीख को साइड पे रखते हुए हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पे होता क्या रहा है। इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन है जिसके अंदर अगर किसी पे इल्ज़ाम लगता है तो उसको भी नोटिस जाता है और जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उस पर भी जाता है। आसान करके ज़रा हमारे देखने वालों के लिए समझाइएगा, इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब? देखिए, एक होता है मुकदमा, यानी कि मैंने आपके ख़िलाफ़ किया, आपने मेरे ख़िलाफ़ किया और उसके बाद मेरा वकील है, आपका वकील है, लेकिन उसके अंदर जब एविडेंस आएगी तो उसमें फिर हम एक जगह जाके सज़ा दे सकते हैं कि आपने गलत किया था, मैंने गलत किया था। यहाँ पे जो है इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर अदालत जो है वो मामले को इंक्वायर कर सकती है, हाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन उसके बाद जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस था, उसमें जनरल फैज़ के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे तो अदालत ने जनरल फैज़ को नोटिस जारी किया। जनरल फैज़ ने उस जो एलिगेशंस थे उनसे इनकार कर दिया। अब इसके बाद अदालत इसके आगे क्या करती, वो जो चीज़ आई है वो क्योंकि फैक्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो ये एक इंक्वायरी की ज़रूरत होती है। इंक्वायरी जो है वो ज़ाहिर है एक उसके बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, तो उनमें फिर अगर इंक्वायरी कमीशन भी आ जाता, अगर जैसे कि ये इंक्वायरी कर लेता कमीशन और इसकी कोई रिपोर्ट आ जाती तो जिसके खिलाफ आती उसको हक था कि वो अदालत के अंदर चैलेंज कर सकता था।
यही इंक्वायरी कमीशन है, ये ऑडियो लीक्स कमीशन भी बना था, अदालत ने इसी को कलअदम कर दिया था। तो मामला जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट अगर फाइनल, क्या ट्रायल कोर्ट भी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, उनको सजा भी तो देने का मकसद है, तो ये भी एक मामला है। तो होना क्या चाहिए और होगा क्या? मेरा ख्याल है कि जज साहबान ने एक अपने ही जज के हवाले से रहनुमाई की गर्ज से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है। अब उस खत को अगर डाइसेक्ट कर लें तो 3 चीज़ें बच जाती हैं। इंटेलिजेंस इदारों के ऊपर इल्ज़ाम है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस इल्ज़ाम को देखें और जो लोग अफराद मुलव्विस हो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करें, ताकि अगर उनके खिलाफ कोई गलत कामयाब कार्रवाई हो तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सके अपने उस एग्जीक्यूटिव के एक्ट के खिलाफ। दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इन जज साहबान के हवाले से, अगर मैं इस शिकायत को देखूं तो वो ऐसे लगता है कि जैसे कि वो अपने चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इंटेलिजेंस इदारों की मुदाखलत के बायस जो है वो कोई इंसाफ की राह के अंदर रुकावट का बायस बन रहे हैं। तो वो जज का एहतसाब तो 209 के नीचे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकती है। और फिर उसके बाद अगर उन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उन जज साहबान को गलत या सही सज़ा देती है तो उनके पास एक रास्ता रखा हो, जैसा कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी केस के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है फाइनल आर्बिट्रेटर है और जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होती हैं, जैसे आज इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस को उठा लेते हैं। आर्मी चीफ ने उनको बुलाया और वहाँ पे धमकी दी कि इस्तीफ़ा दो, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, उसके बाद उनको माजूल कर दिया गया। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एफिडेविट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर के आर्मी हाउस के अंदर बंद कमरे में मेरे साथ क्या हुआ था बयान हल्फी की सूरत में जमा कराया। उसका काउंटर एफिडेविट जो आता है वो फिर उन इंटेलिजेंस एजेंसीज के 2 लोग थे, एजाज शाह साहब थे, ब्रिगेडियर एजाज शाह, और जनरल नदीम ताज थे या जनरल नुसरत थे। ये भट्टी साहब शायद आपको बता सकेंगे MI के हेड उस वक्त कौन थे। तो काउंटर एफिडेविट्स आए, लेकिन उसके अंदर मामला फिर आया कि ये जो इकदाम थे जो मुअत्तल किए गया था वो फैसले कलअदम करार दे दिया। और फिर अदलिया की आज़ादी और इंस्टीट्यूशन वो भी सारी सूरत हाल वो है वो हमारे सामने है। फिर यही नहीं, फिर 31 जुलाई का भी है। यानी मैं आपकी बात से जो समझी हूँ, आप समझते हैं कि जो नोटिस लिया गया है इससे मामला और गुंजलक हो जाएगा, बल्कि इदारे के अपने ऊपर भी एक मसले खड़े हो सकते हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठ सकता है, मामला कंट्रोवर्शियल हो जाएगा थोड़ा। देखें बाय इदारा आई मीन जुडिशरी है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखें अभी हमने भुट्टो साहब का केस सुना था ना कि उसके अंदर भी उनको अपील का हक नहीं दिया गया था और फिर एक बाइस की बुनियाद के ऊपर या एक दबाव की बुनियाद पर उनको सजाए मौत दी गई थी। तो वो फैसला भी कलअदम करार दिया गया ना। मैं कहता हूँ 100% आप जज साहिबान के जो है मुकदमात वो उनके एलिगेशन जो है उनको दुरुस्त तस्लीम करें। लेकिन इवन देन उसके बावजूद भी तो आपको कोई प्रोसीजर जो है वो उसका रास्ता सामना करना पड़ेगा ना, वो उसी आइन और कानून के नीचे जाके करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि भट्टी साहब का हक है या आपका हक है, मेरा हक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी देख के जो है वो आगे चलना पड़ेंगे। इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर 184(3) के अंदर जो है वो फैसला आया हुआ है फैजाबाद धरना केस का, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसी के किरदार के हवाले से भी तय करने के लिए कहा गया है, फौज के सियासी किरदार आगे टर्न आउट करता हुआ कैसे देख रहे हैं? क्या आप ये देख रहे हैं कि जैसे आम अदालत लगती है, लेट्स से आपने फैजाबाद धरने के एग्जाम्पल दी, उसी फॉर्मेट पे चल लेते हैं, आएंगे फरीकैन आएंगे, 6 जजेस या खुद पेश होंगे या अपने लॉयर के जरिए पेश होंगे, उनसे पूछा जाएगा, उनको अपने इल्ज़ामात प्रूव करने होंगे, डिफेंड करने होंगे, इस तरह का कोई समा होगा? या फिर आप समझते हैं कि जो गाइडेंस मांगी गई है जजेस की तरफ से एक तरीक़ाकार से मुतल्लिक, अगर इस तरह की ऑफर्स हो, मुदाखलत हो तो क्या करें, सिर्फ उसको डील किया जाएगा? देखें ये सारे मामला डील करने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जजेस की शिकायत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे कौन सा जज जुडिशल मिसकंडक्ट का मर्तकब हो रहा है इंटरफेरेंस के हवाले से, और इंटेलिजेंस इदारों के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव के नीचे आते हैं वो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करें, और इंटेलिजेंस इदारों के और मुदाखलत के हवाले से कानून साजी का हक पार्लियामेंट सॉरी टू कट यू ऑफ, एक मिनट, करें क्या मतलब? आपको लगता है साथ साथ साइमल्टेनियसली वो जो इंक्वायरी कमीशन है मेरा वो भी ख्याल है चलेगा? ये सब कुछ साथ साथ चल सकता है। अच्छा। बिल्कुल साथ साथ चल सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी एक इंक्वायरी JIT की सूरत में कहती है तो फिर वो तो कोइंसाइड नहीं कर जाएगा या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा? अच्छा अलीना, इस हवाले से मैं आपको एक बड़ी मजे की जो है ना अदालती कार्रवाई का अहवाल बताता हूँ।
साबिक वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, तो चकवाल के कुछ हलकों के अंदर जो सवाबदीदी फंड होते हैं तरक्याती, उनके हवाले से आज खुद नोटिस हुआ, तो उसमें 5 रुकनी बेंच बना। उस 5 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे जस्टिस गुलजार अहमद, और उनके साथ उमरता बंदयाल थे, इजाजुल एहसन थे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा थे, एक और जज साहब थे। तो वहाँ पे जो है वो उस तरक्याती मनसूबों के हवाले से काजी फ़ाइज़ा ने कहा कि जी मुझे भी किसी ने एक व्हाट्सएप भेजा है और वो ये तरक्याती मनसूबों के हवाले से, तो अटॉर्नी जनरल साहब इसको भी डिस्कस कर लीजिएगा। उस वक्त अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब थे, उन्होंने कहा कि जनाब आपने ये अब हमें कह दिया तो आप तो जज साहब कंप्लेनेंट हो गए, आप तो ये मुकदमा सुन नहीं सकते हैं। और फिर उसका आउटकम ये निकला था कि सुप्रीम कोर्ट के उस 5 रुकनी बेंच ने मुकदमा वज़ीर आज़म के तरक्याती फंड्स के केस के हवाले से था, लेकिन फैसला जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के खिलाफ कर दिया था कि आप इमरान खान साहब के मुकदमात नहीं सुनेंगे, नहीं सुन सकते। तो उसमें से अगर आप प्रिंसिपल जो है ड्रॉ करते हैं तो कि कंप्लेनेंट क्या खुद एडजुडिकेट कर सकता है इस चीज़ को? नहीं कर सकता। तो अब कंप्लेनेंट यहाँ पे हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं, आया वो रिप्रेजेंट करेंगे, अगर उनको भी नोटिस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी देखने वाला बात होगी। क्या जज साहिबान को जो है वो रिस्पोंडेंट बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। तो फिर किसके जरिए? अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को फिर बनाया जाएगा, क्योंकि देखें फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, फिर उसके जरिए से आगे चलेंगे। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के या जजेस के पीयर्स जो हैं वो बैठ के फैसला कर सकते हैं कि किस जज ने मिसकॉन्डक्ट तो वो बेहतर होता। 184(3) में अभी आपको बहुत ज्यादा गुंजलक और मामलात लग रहे हैं, लेकिन इरशाद भट्टी साहब शुरू से कहते आए हैं कि ज्यादा बेहतर होता कि अगर सो मोटो लिया जाए। अब सो मोटो ले लिया गया। यहाँ पे एक और बात भी है, हमें ये भी देखना होगा, हमें ये भी देखना होगा कि हम कहते हैं कि अदालतें दबाव और उसके बगैर जो है ना फैसला करने चाहिए, तो हमें पहले ये भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहीं ये खुद नोटिस किसी दबाव के तहत लिया या इंडिपेंडेंटली लिया? ये आप बताएं हमें, आपका क्या तज्जिया है और खबर है खास तौर पे, क्योंकि आप तो इन मामलों को देखते हैं ना। ये मेरे पास अभी फैक्ट्स नहीं हैं तो वो सामने आ जाएंगे। अभी तक तो यही है कि इंतजामी सतह पर देखा गया था इस मामले को, तो अब इसको जुडिशियल सतह पर देखा गया। तो ये भी देखने वाली बात है ना। नहीं तो वो क्योंकि ये सुना जा रहा है, मुदाखलत तो होती है, देखें ना, मुदाखलत तो किसी भी तरफ से हो सकती है। एक सियासी लीडर खड़ा होकर एक जज को धमकी देता तो उसके बाद भी वो भी एक धमकी है, रुकावट डालने की। सिद्दीकी साहब, ये सुना जा रहा है ना कि वो इंक्वायरी कमीशन से उन्होंने माजरत कर ली थी, तो उसको देखते हुए एकदम से उससे पहले ले लिया गया सो मोटो, तो ऐसा क्या सच है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है ऐसी कोई बात। पहले डिसाइड कर चुके थे सो मोटो लेना है हमने, इत्तेफाकन उन्होंने माजरत कर ली। ये चीज देखने वाली है, क्योंकि कुछ चीजें जो है ना वो कुछ फैक्ट्स जो है वो कंट्रोवर्शियल होते हैं, दो तरफ की राय आ रही होती है। जो फुल कोर्ट के अंदर ये तजवीज़ आई थी, लेकिन सर हम तो तवक्को कर रहे थे कि आप तो हमें बताएंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पर इस्लामाबाद में, राहदारियों में, कोर्ट की चेम्बर्स में, आगे पीछे, लेकिन आपने तो अपनी मुट्ठी बिल्कुल बंद की हुई है। भट्टी साहब की तरफ जाते हैं हम फिर। भट्टी साहब, आप शुरू से यही कहते आए हैं जी, सुनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का बनना चाहिए बेंच इसके ऊपर। 7 रुकनी बेंच बने जिसके ऊपर अभी रिजर्वेशन जाहिर की जा रही हैं। आप फिलहाल इससे मुतमईन हैं या मजीद आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी हो सकती थी और इससे मामला हल हो पाएगा? अब आपका मुतालबा मंजूर किया गया है। मैडम शेख, शेर सुन लीजिए। शेर अर्ज है कि आप ही की है अदालत, आप ही मुनसफ भी हैं, ये तो कहिए आपके ऐबो हुनर देखेगा कौन। और दूसरा शेर है, ये मज़े का शेर है और मुझे बड़ा पसंद है। हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं, और है फैसला खुद बायसे तौहीन अदालत। अच्छा। कुछ कह के मैं तौहीन अदालत नहीं करता। मैडम शेख, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उस मंतक की, उस लॉजिक की, उस सोच की कि 2 फुल कोर्ट इजलास हुए और उसके बाद इज़्ज़त माब शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया गया या उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया, और फिर उनको कहा गया कि ये हमारा मामला है, 6 जजेस का, हमारे घर का मामला है, आप इसे ज़रा सॉर्ट आउट कर दीजिए। यानी मैं जाऊं आईजी साहब के पास कि आपका एसएचओ जो है उससे मुझे शिकायतें हैं, और आईजी साहब उस एसएचओ को बुलाकर, थानेदार साहब को बुलाकर मेरी इंक्वायरी का हेड बना दें।
बेनिफिशरी हुकूमत मतलब कि एग्जेक्टिव उसमें शामिल 6 जजेस के ख़त में, और शहबाज शरीफ साहब को बुलाकर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने 2 फुल कोर्ट इजलास बुलाकर घर में 6 जजेस को सुनकर उधर भिजवा दिया। कमाल कर दिया भाई, इस लॉजिक पे सलाम, इस मंतिक पे सलाम। दूसरी बात मैडम शेख, 300 वकला ने खत लिखा, तब संगीनी का मामला समझ आया मेरे चीफ जस्टिस को और मेरी सुप्रीम कोर्ट को। और बाय द वे उसमें साकिब जिलानी का भी खत था, जो तसद्दुक जिलानी के बेटे हैं, वकील है। लेकिन तब मेरे चीफ जस्टिस साहब को नहीं पता चला जब 6 जज साहबान ने, मतलब 80% हाई कोर्ट खत लिख रही है और कह रही है कि हम गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज हैं, हमारे खानदान गैर महफूज हैं, हमारे मास्टर बेडरूम गैर महफूज हैं। उस वक्त चीफ जस्टिस साहब शहबाज शरीफ साहब को बुला रहे थे और अब बड़ा आज खुद नोटिस ले लिया। समझ नहीं आ रही, इस लॉजिक को भी सलाम। और तीसरी बात मैडम शेख, क्या तसद्दुक जिलानी साहब ने जो पढ़ा वो के जजेस, वो मेरे चीफ जस्टिस और मेरे फुल कोर्ट 2 इजलासों में नहीं पढ़ा गया? तसद्दुक जिलानी साहब फरमा रहे हैं कि जजेस ने अपने खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातब किया है, इस वजह से इनके ख्याल में कमीशन इस हवाले से इंक्वायरी का मुनासिब फोरम नहीं है। तो जब जजेस ने 6 जजेस ने जुडिशल काउंसिल को मुखातब किया था तो ये शहबाज शरीफ जुडिशल काउंसिल था। अच्छा, फिर आगे आई तीसरी बात, हुकूमती बदनीति मुलायजा फरमाएं। अच्छा, तसद्दुक जिलानी कह रहे हैं कि 6 जजेस ने खत में जो इल्जामात लगाए इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जिक्र ही नहीं है। ये खत पैरामीटर 209 के दायरा कार में आते ही नहीं है। आप अंदाजा करें, पहले चीफ जस्टिस साहब का को सलाम पेश करें कि 2 फुल कोर्ट इजलास बुलाकर घर उनको सुनकर मामला उधर भेज दिया, फिर उनको सलाम पेश करें कि वफाकी काबीना के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए वो है ही नहीं। 6 जजेस के खत था मैडम शेख, अदलिया का मामला था, अदलिया को देखना चाहिए था। फुल कोर्ट बुलाकर, आप फुल कोर्ट में एक तजवीज़ ये कि नज़रसानी या अपील का इख्तियार नहीं होता, चलो ठीक है, फुल कोर्ट बुलाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाकर या सुप्रीम कोर्ट के अंडर जुडिशल काउंसिल जुडिशल कमीशन बनाकर, या ये जो 7 रुकनी बेंच बनाया, मुझे इस पर भी कोई एतराज़ नहीं। तो इस पे अब सुनना चाहिए, लाइव समातें होनी चाहिए, किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। ये कोई आम खत नहीं है, ये आज़ाद अदलिया का खत है और इसमें आज़ाद अदलिया सारों को चाहिए। शौकत सिद्दीकी साहब से लेकर इन 6 तक, 6 से लेकर उन तक एक दूसरे पर फेंकने के बजाय मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और ये बिल आखिर यही होना चाहिए था, पहले भी यही होना चाहिए था, अब भी यही होना है, और यही फोरम है जहां ये मसला हल हो सकता है। लेकिन सर, सिद्दीकी साहब अभी ये कह रहे हैं कि इससे बहुत सारे और मामलात हैं, पेचीदा हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने से। मैडम शेख, सुप्रीम कोर्ट है ना, अभी इब्तदा हुई है। अच्छा, कोई रास्ता निकलेगा ही ना। अदलिया का मामला है, नीचे भी चाहिए। जी बिल्कुल, लाइव समातें होनी चाहिए। अच्छा, ऑल्सो एक और मैं चीज़ थोड़ी वाजे कर दूं, ये जो जस्टिस जिलानी के ख़त का आप हवाला दे रहे थे जिसमें उन्होंने माजरत की है इस कमीशन में शरीक होने से, उन्होंने इल्ज़ामात से मुतल्लिक नहीं, बट उन्होंने कहा है कि TORs में जो ये वाली बात है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गाइड करे इस हवाले से कि जो जब किसी जज को अप्रोच किया जाता है या एग्जीक्यूटिव की तरफ से मुदाखलत होती तो फिर रद्द अमल क्या होना चाहिए, रिपोर्ट करने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, उस हवाले से गाइडेंस जो है वो इंक्वायरी कमीशन के TOR में वाज़े तौर पर लिखा नहीं हुआ। तो ये उन्होंने उठाए, इल्ज़ामात से मुतालिक उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक विल डिस्कस दिस फर्दर। मेहमल और साफी साहब की राय जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के मामले के ऊपर आज खुद नोटिस ले लिया है। क्या मामला इससे बेहतर तरीके से हल हो सकेगा या कोई और मुतबादिल जैसे कि इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया था उससे मामला बेहतर होता? अपने तज्जियाकारों की राय जाने। कदरें 2 मुख्तलिफ आरा हमारे सामने आई हैं। मेहमल, आप क्या समझती हैं, मामला किस तरफ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है? क्या मज़ीद गुंजलक हो जाएगा सो मोटो लेने से, या फिर आपको लगता है कि इसका हल निकल सकता है कुछ ना कुछ और जो ग्रीवियंसेस की गई हैं ख़ास तौर पर इल्ज़ामात की हद तक वो सॉल्व हो सकती हैं? देखिए लीना, बात यह कि हम किस तरह का हल चाहते हैं। एक तो ये कि एक्सपेक्टेशंस भी उसके मुताबिक ही होनी चाहिए। मेरे तो ख्याल में ये जो अभी लिया गया नोटिस और ये जो बेंच बनाया गया है ये मामलात बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। या तो उसकी वजह यह है कि
जो एक्सपेक्टेशन हमें अपनी ठीक करनी चाहिए, यानी कि बेहतरी की तरफ हल निकालना चाहिए, वो ये है कि जब ये सब कुछ सामने आएगा, जब ये सारा कुछ चलेगा प्रोसेस, तो उसके अंदर डिटेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा वो पब्लिक के सामने आएंगी, यानी कि पब्लिक रिकॉर्ड का वो एक हिस्सा बनेंगी। तो किसी हद तक जवाब तलबी भी होगी उन लोगों की जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनसे जवाब लिया जाएगा। तो ये सब कुछ हमारे सामने आएगा। एक तरफ अलबत्ता ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको सजा दे दी जाए, और यानी कि एक क्रिमिनल ट्रायल हो। अब मसला ये है कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो तो एक बहुत लंबी होगी, उसके लिए तो अभी बहुत टाइम चाहिए, लेकिन जो असल चीज है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो असल चीज है वो बिल्कुल ये है कि आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना चाहते हैं। बेसिकली एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जरूर आना चाहिए सामने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसका कोड ऑफ कंडक्ट बनाए कि आइंदा फ्यूचर में जजेस को अगर इस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग अप्रोच करते हैं तो उसको किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ानी चाहिए बात। जिस तरह आपको याद होगा ना कि ये आईसीसी के अंदर हमने देखा है कि क्रिकेटर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है ना, कि जब उनको वो मैच फिक्सर्स अप्रोच करते हैं तो उन्हें किस तरीके से उसको रिपोर्ट करना है, कब करना है, किस तरीके से उसका मामला आगे जाता है। तो इसी तरीके से मेरे ख्याल में जब तक ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनेगा तो ये चीजें जो है वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो सकेंगी। अभी जो है ये बिल्कुल हमें पता है कि इस तरह की चीजें होती हैं। आपने जज जो है वो शौकत अजीज सिद्दीकी का भी हमने देखा कि, लेकिन उस वक्त हम क्या हुआ जब उन्होंने ये बातें पब्लिक की तो उसके बाद तो उनको हटा दिया गया। अब वो मामला जाके रिवर्स हुआ है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, बिकॉज हम अदलिया की आजादी की हमेशा बात करते हैं और ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनको किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है उसके लिए जो है ऑब्वियसली एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भी होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन भी होगी, उसमें बहुत टाइम भी लगेगा। लेकिन अगर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो तय हो जाए तो मेरे ख्याल में एक ये मामला बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा सकता है कि देखें ये एडवाइजरी है हमारी, ये हमने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बना दिया है। किसी भी जज को, एक को, दो को, तीन को, 10 को, अगर इस तरीके से कोई मिलने आता है, कोई अप्रोच करता है, उसको बताया जाए, फिर आगे उसके क्या टीओआरस बनाने किस तरीके से, वो बिल्कुल सामने हमारी चीज आनी चाहिए। अच्छा, इसमें मसला ये जी अलीना बोले, कंप्लीट कर लें। मैं बिल्कुल देख लीजिएगा कि एक सेकंड, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में जो फर्क है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फराइज हैं वो सुप्रीम कोर्ट अदा नहीं करती है। मतलब आसान अल्फाज में कोड ऑफ कंडक्ट बनाना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जिम्मेदारी है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, मैंने कहा सॉरी लीना, आई थिंक वो इस तरीके से मैं यही बात कहती कि सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहते कि वो एक कोड ऑफ कंडक्ट इसका तय कर लें, अगर कोई अप्रोच किया जाता है तो किसको करना है। अगर हाई कोर्ट के जजेस हैं तो क्या वो अपने चीफ जस्टिस को, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके किस तरीके से उसको देखेगी मामला को आगे ले जाने के लिए, ये मेरे ख्याल में एक चीज होनी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो क्या आप ये भी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जज जो है उसका राइट पहले ही प्रेजुडिस करके उसका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया जाए? नहीं कयूम सिद्दीकी साहब, मेरा मतलब ये है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तो होना चाहिए ना, कि किस तरीके से अगर मुझे कोई अप्रोच करता है, मैं जज हूं तो मैं क्या करूं, यानी कि खत लिखा गया है जिस तरह ये 6 लोगों ने लिखा है। इस हवाले से मामूली इस हवाले से बड़ी दरख्शां मिसाल हमारी इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमारे सामने है। रिसेंटली एक डीसी साहब थे, उन्होंने शायद अपने रिश्तेदारों के जरिए से एक फाजिल जज साहब को जो है अप्रोच करने की कोशिश की, उन्होंने बुलाया, कंटेम्प्ट में सजा दी। फिर इसी तरह से बड़ी वही मोहसिन कियानी साहब की अदालत के अंदर मैंने अभी रिसेंटली देखा है, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पेश हो रहे थे और उससे पहले एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो क्या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पेश हो रहे थे। तो हाई कोर्ट के जज की तो इतनी ज़्यादा पावर्स हैं जो कि उनको पता है कि वो कैसे एक्सरसाइज करनी है, कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी बुला सकते हैं और उसका डिप्टी कमिश्नर जिसके नीचे सारा कुछ आता है उसको बुला के और सज़ा भी सुना सकते हैं। तो एक इंस्पेक्टर को नहीं बुला सके, मुझे बात समझ नहीं। देखिए कयूम साहब, आपको याद है कि ये बात तो कही है पहले भी किसी ने कि ये क्या जज को फौरन ही कंटेम्प्ट लगा देनी चाहिए थी इनके ऊपर अगर इस तरह से अप्रोच होता है, वो चीज है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर कुछ चीजें नहीं हुई और एक ये लेटर लिखा गया है और इसके अंदर एक गाइडेंस की भी बात की गई है, तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट जो है अगर बेंच ये कह दे कि किस तरीके से इसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, बिकॉज देखिए बात ये है कि ये बहुत एक अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ाब्ते अखलाक में पहले ही लिखा हो कि अगर कोई दबाव आए तो उसको हमने कैसे डील करना है, तो फिर उसके बाद क्या रह जाएगा?
नहीं तो बिल्कुल उस तरीके को प्रॉपरली फॉर्मलाइज कर ले, फॉर्मली अप्रोच। जिस तरह मैं आईसीसी की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि अगर कोई प्लेयर नहीं करता तो फिर कोड ऑफ कॉन्डक्ट में पहले ही लिखा हुआ फॉर्मली कि ये हो सकता है, राइट कयूम साहब? जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कोड ऑफ कंडक्ट, वो कह रहे हैं जैसे आप आईसीसी के रूल्स का हवाला दे रही हैं, उसी तरह से कोड ऑफ कंडक्ट में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के लिखा हुआ है। बट एक चीज जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन फिर ये बताइए कि ये इस तरीके से, ये देखे ना, जब ये हुआ शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला मामला हुआ, तो जब उन्होंने पब्लिक किया तो उसके बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उनके साथ क्या किया? तो यही चीज मैं बात कर रही हूँ कि अब ये जो 6 जजेस ने लेटर लिखे, लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। मेरे ख्याल में इसको जो पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है वो हमें नहीं देना चाहिए। एक्चुअली हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए ये बहुत चीज अहम है। और हम यहाँ कहते रहे हैं कि जुडिशरी जो है, जैसे पैनामा की जेआईटी की हम बात करते हैं, पैनामा के वैसे हम केस की जब बात करते हैं उसके अंदर हम हमेशा एक बात कहते हैं कि मिलिट्री, सॉरी मैं सिर्फ एक चीज कंप्लीट कर लूं कि प्रोजेक्ट इमरान को जिस तरीके से लॉन्च किया गया था, जिस तरीके से नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत को जो सजा जिस तरह से दी गई थी, तो हमने देखा कि एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का जो फैसिलिटेटर थी वो जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट बनी, यानी 2 एस्टैब्लिशमेंट्स थी। बड़ा अहम किरदार था जुडिशरी का उसके अंदर। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये दबाव या ये मुदाखलत, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी शुड नेवर बी। बट क्या उसका तोड़ सो मोटो के जरिए ही है? एक सेकंड प्लीज रुकिएगा, क्या उसका तोड़ सो मोटो के जरिए ही है या फिर दीगर फोरम्स भी? ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त, एक मिनट ना, ये बात जहां आपकी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि उस वक्त एक्शन होना चाहिए था, बट अगर नहीं हुआ, कोई इबाम पाया जाता है, कोई दीगर जजेस, दीगर हाई कोर्ट्स या कोर्ट्स में इबाम पाया जाता है, तो आगे के लिए वजह हो जाए। लेकिन उसके लिए दुरुस्त फोरम क्या होगा? सलीम साफी साहब को प्लीज शामिल गुफ्तगू होने दें। मैं सबकी बात सुन रही हूँ, प्लीज एक मिनट, सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज साफी साहब को शामिल गुफ्तगू करने दें। काफी देर से खामोश बैठे, पहले उनको सुन लेते। नहीं मैडम शेख, फिर वो बात आगे निकल जाएगी। सर आपकी बात से फिर आगे प्लीज मेहमान, प्लीज अगर आप मुझे अलाउ करें। ओके, हम सलीम साफी साहब को शामिल करते हैं और उसके बाद फिर डिस्कशन में आप अपने पॉइंट्स ऐड कर दीजिएगा। ये तो हर एक के अपने अपने सवालात, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना है। सलीम साफी साहब, सर आप बताइएगा, क्या आपकी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि जो इल्ज़ाम स्पेसिफिकली लगाए गए हैं, मुदाखलत करने वालों का कहीं ना कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट इस मोटो के ज़रिए तयन करेगी? क्या जो मुतालबा किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट से वो इसीलिए किया जा रहा था, या सिर्फ वो यहाँ तक रहेंगे कि जी आगे के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट वज़ा कर दें मज़ीद? एक ऐसी इंक्वायरी कमीशन बनती जिसपे सब लोग मुत्तफिक होते और जिसपे सबको एतमाद होता, ताकि ये अपील का हक और इस तरह की चीज़ें बाद में ना आती कि लोगों को अपील का हक हासिल होता। लेकिन जब वो नहीं हो सका और जो कमीशन बनाया गया हुकूमत की तरफ से, और हुकूमत ने खुद नहीं बनाया, एक तो ये कि ये सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से ये नहीं कहा कि आओ हमारा फैसला कर लो, बल्कि कानून में चूंकि इंक्वायरी कमीशन बनाना हुकूमत का इख्तियार है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत से रुजू किया कि आप कमीशन बना दें। लेकिन बहरहाल वो नहीं बन सका, वो जो बना उस पे लोगों को एतमाद नहीं था। तो अब बेहतर है कि ये जो कुछ हुआ है तो मैं इसको वेलकम करता हूं और इसको अपने काम करने देना चाहिए और उसके फैसले पे सबको एतमाद करना चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक इजाफा करना चाहूँगा कि देखें, ये बातें किसी से ढकी छुपी नहीं थी और सबसे ज़्यादा सिद्दीकी साहब को पता है, उसके बाद भट्टी साहब को पता है, उसके बाद मुझे पता होंगे कि ये पिछले कई सालों से हमारी अदालतें किस तरह चलती थी और इसमें किस तरीके से एजेंसियों की मुदाखलतें होती थी। ऐसा भी होता रहा कि एजेंसियां फैसले लिखवाती और वो जजों से अनाउंस करवाती, और फिर जो जजेस ने ख़त लिखा है तो उस ख़त में भी रेफरेंस है जस्टिस सिद्दीकी का। तो मेरी फिर ये गुजारिश होगी कि ये कमीशन सिर्फ इस दौर को ना देखे, ये बीमारी जो लाहक हुई है हमारी अदलिया को, ये 2016 से लगनी शुरू हो गई है और 2017, 18, 19 में ये बीमारी बहुत ज़्यादा पीक पे थी, इंतहा पे थी। तो इसलिए इस बेंच को अब दोनों अदवार को देखना चाहिए, क्योंकि जस्टिस सिद्दीकी के ग्रीवेंसेस भी अब पूरी तरह एड्रेस नहीं हुए हैं और ख़ुद इन जजेस ने भी उसकी तरफ इशारा किया है। तो जस्टिस सिद्दीकी के दौर को भी देखना चाहिए इन्हें और मौजूदा दौर को भी देखना चाहिए। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब वांटेड टू ऐड समथिंग। एक सेकंड प्लीज मेहमल। भट्टी साहब,
अभी मैडम शेख कयूम भाई ने बात की कि एक जज साहब के पास डीसी साहब का मामला आया और उन्होंने इनडायरेक्ट कोई असरअंदाज होने की कोशिश की, रिश्तेदारों के ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए। जज साहब ने अपने रिमार्क्स में भी कहा कि आप सिफारिश करवा रहे थे, और फिर तौहीन अदालत लगी और निगरान वज़ीर आज़म भी आया। ये बिल्कुल ठीक है। एक तो ये सोच है कि जो ही आप पर कोई मामला आए तो आप बुला लें कि भाईजान ये क्या कर रहे हैं आप, मैं जज हूँ हाई कोर्ट का और आप क्या असरअंदाज हो रहे हैं। एक और भी रास्ता था जो शौकत सिद्दीकी साहब ने नहीं लिया, जो इन जज साहबान ने लिया, वो रास्ता था 6 मरतबा अपने चीफ जस्टिस को बताया कि हम, और 6 मरतबा, उस 6 मरतबा में ये भी मुतालबा था कि फुल कोर्ट बुलाएं, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई चलाएं, इनको बुलवाएं। अच्छा, सिद्दीकी साहब ने ना सिर्फ अपने चीफ जस्टिस को बताया था बल्कि साकिब निसार साहब को बताने के लिए वक्त मांगते मांगते उनकी जान चली गई। उन्होंने खत भी बहुत लिखे थे। एनीवेज वो तो साकिब निसार साहब को आर्मी चीफ ने भी खत लिखा था, और फिर उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट ने भी जो है वो शौकत सिद्दीकी साहब के मामले की इंक्वायरी के लिए खत लिखा था। वो साकिब निसार साहब ने क्यों नहीं निकाली और क्यों नहीं करवाई, वो भट्टी साहब को ज़्यादा बेहतर पता होगा। अच्छा, एक तो ये कि 6 मरतबा इन्होंने अपने चीफ जस्टिस को कहा, और ये खत इस चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ भी चार्जशीट है, पहले भी मैंने कहा। दूसरा ये कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए, उमर अता बंदयाल साहब से मिले, एजाजुल एहसन साहब से मिले, मुनीब अख्तर साहब से मिले, और फायज ईसा काजी साहब से मिले। ये जो शहबाज शरीफ साहब को बुलाकर, तो पॉइंट ये है कि एक ये था रद्द अमल था कि खुद बुलाते, जैसा कि कयूम सिद्दीकी साहब ने कहा, और दूसरा था कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाते। बंदयाल साहब ने एक बेंच की सरबराही करते हुए कहा हमारे पास शिकायत आई थी, उसको हमने बड़ा वाइजली डील कर लिया था, और ये मामला रिजॉल्व हो चुके हुए थे उमर अता बंदयाल साहब के दौर में। अब वो उन्होंने बैकडोर कैसे किए थे ये तो उमर अता बंदयाल साहब ही बता सकते हैं। नहीं सर, एक चीज हम तो एक तो बात है ना सर, एक सेकंड हुए थे उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था इनको, इसी के कहा था कि हम बात हो गई है, आइंदा नहीं होगा। इसी पे वो कहते हैं कि दोबारा फिर जब ये शिकायत हुई तो फिर हम अपने चीफ जस्टिस के पास गए। अच्छा सर, अब ये मसला है ना, ये देखें, अब यहाँ पे बैठ के जो आप दोनों बात कर रहे हैं, ये हमें बंद कमरों की कहानियां आप लोगों के थ्रू इधर उधर सुनने को मिलती हैं, कयास आ रही हैं। क्या अगर ये सब कुछ सामने आ जाए तो ये बेहतर ना हो? ऑल्सो ये अप्रोच करने का सिर्फ मामला नहीं है ना सिद्दीकी साहब, जो ऑडियो वीडियो टेपिंग हो रही है, जो जजेस के घर में, लॉजेस में जो कैमरे छुपा के लगाए हुए हैं, वो बड़ा कंसर्न है। तो उसको क्या ये बेहतर फोरम नहीं था, ये देखे, ये इंक्वायर करे सुप्रीम कोर्ट और उसकी तह तक पहुंचे? किसी के घर में कैमरा लग गया, आप उसको आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, ये तो किसी SHO का, ये SI का या हवालदार का किसी का काम होगा। तो हो सकता है कि भी वो करे कि कैमरा किसने लगाया था। मतलब अब अलीना आप और मुझे क्या मुझे एक बात बताए ना, और मुझे बताएं कि आईओ कौन होता है? मैडम शेख को बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई इस बात। मतलब है कि क्रिमिनल एक्ट की एक मिनट है जो यहाँ हम इन्वेस्टिगेशन को बहुत अंडरमाइन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। जब आईओ होता है, मिसिंग पर्सन केस के अंदर यहाँ पे एक आईओ था, उसने जनरल शफकात को मुल्तान में जाके क्रॉस किया था। तो ये बातें छोड़ दें, आपके भी एक पुलिस इंस्पेक्टर या उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास कोई इख्तियार होता है। अगर तो हमने किसी ज़ाब्ते असूल कानून के तहत चलना है, और अगर क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ रजिस्टर करवाना है तो उसका क्रिमिनल के तहत मुकदमा होगा। देखिए मैं रोज जाता हूँ अदालत के अंदर, जाता हूँ और अदालत के अंदर ऐसी चीजें देखते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो बैठ के ये तय करेगा या ये देखेगा कि भाई हाँ कैमरे किसने लगवाए थे? ये इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट से? क्या बात कर रहे हैं अलीना? देखिए बात ये है, मैं जो पहले बात कर रही थी वो ये बड़ा वैलिड सवाल है, इसका जवाब आई थिंक महमल इससे स्टार्ट करते हैं। नहीं लीना सर, मैं एक चीज जरूर कि जो 6 जजेस हैं वो उनको क्लैरिटी नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर चीजें किस तरीके से करनी है। ये अहम एक चीज है, इसलिए जो ये बेंच बना है अगर ये चीज तयन कर ले, क्योंकि देखिए मैं शौकत अजीज सिद्दीकी की जो एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उनको तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो है वो फारिग कर दिया था।
और दूसरी सुप्रीम कोर्ट ने आकर उनको उस चीज को रिवर्स कर दिया। तो बेसिकली क्लैरिटी मांगने के लिए ये एक लेटर लिखा गया कि ऐसी चीजें देखें, जैसे यहाँ पर बात हो रही है कि कोई पहली बार तो वाकया है नहीं, हम यहाँ पर बहुत क्या से रहियां भी करते हैं, खबरें भी आती है बंद कमरों की, ऐसे हुआ, फलाने ने इस तरह मैसेज किया, वो मिले, मुलाकातें, खबर है, उस चीज से फायदा उठाया गया है। अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का साकिब निसार वाला जूरिस्प्रूडेंस होता तो ये तमाम के तमाम इस वक्त तक शौकत साहब की पोजीशन पे होते। नहीं तो कयूम सिद्दीकी साहब, वही मैं बात कर रही हूँ, अच्छी बात है, ये लेटर भी अच्छी चीज है, क्योंकि ये चीज इसलिए तयन होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, ताकि कोई भी ट्रायल अफेक्ट ना हो सके। हम किसी भी फैसले के ऊपर ये ना कह सके कि क्योंकि ये मुदाखलत हुई थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की या एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत हो सकी थी, या हम ये बात ना कर सके कि जी हमें 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल बाद जो है हमें पता चल रहा होता है कि जी भुट्टो केस के अंदर क्या हुआ है या बाकी चीजों के अंदर क्या हुआ है, चीजें रिवर्स हो रही होती है। इस तरीके से नहीं, इसलिए अगर प्रॉपर गाइडलाइन जो है जिसको फॉलो भी किया जाए, इंप्लीमेंट भी कराया जाए, ये बहुत जरूरी है जुडिशरी के लिए, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सर सादा अल्फाज में ये सवाल इसको इस तरह से रिफ्रेज कर लेते हैं कि कई दफ़ा शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जैसा या काजी फाजीसा जैसा नहीं होता बंदा, दलेर, वो इस तरह से नहीं स्टैंड ले सकता। अगर कोई अप्रोच करे, एक मिनट सिद्दीकी साहब, कोई अप्रोच करे तो कई दफ़ा बंदा ज़रा, या इस तरह के मामलात हों कि कैमरा शैमरा निकल आया, सब कुछ हो गया, तो वो किस तरह से इसको किया जाए, अभी तक शायद ये वाजे नहीं हो पाया। एक फोरम से ये चीज़ आ जाएगी तो ये बेहतर होगा। इस मुल्क के अंदर कितनी मरतबा मार्शल लॉ के खिलाफ फैसले आए हैं और फिर लास्ट भी आया, ठीक है ना, और फिर जजों के खिलाफ भी फैसले हुए, बहाल भी हुए, अदालती फैसले भी आए, हमारा जूरिस्प्रूडेंस आगे बढ़ा। लेकिन बात उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब हम अपने इदारों को मजबूत नहीं बनाएंगे। अगर तो हम मुकन्ना कानून साजी नहीं करेगी तो बग़ैर किसी कानून के एक अदालत किसी को क्या सज़ा देगी। दूसरी तरफ अगर हम इदारे अपना एहतसाब नहीं करेंगे, एग्जीक्यूटिव अपना एहतसाब करे, जुडिशरी अपना एहतसाब कर रही है और बाकी भी देख लें कि भाई हम क्या कर रहे हैं और उसके बाद हमने इस मुल्क को कहाँ तक पहुँचाया है। और अगर अस खुद नोटिस इतना ही कारआमद है तो फिर मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि पूरा अदालती निज़ाम जो है उसको तो साइड पे रखे। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी है, वहाँ पे आप एक पर्ची डालें, एक एलिगेशन लगाएं, अब जज भी जो है वो दरख्वास्तें देंगे और सुप्रीम कोर्ट एग्जेक्टिव को वो कर देंगे जनाब मुर्द इल्ज़ाम, और हम एग्जेक्टिव का जो है ना गला दबा के और उसको ख़त्म कर देंगे और फिर उसके साथ जो है ना अदलिया की आज़ादी भी बरकरार हो जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा। सलीम साहब आप जवाब देना चाहेंगे या? इदारों को, तमाम इदारों को अपना एहतसाब करने के लिए ये ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि इंतजामिया अपना एहतसाब करे, जिन्होंने किया है इंक्वायरी करने के बाद उनको सजा दे। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उन जज साहिबान को देखे जिसने 209 के तहत अगर कोई जो मिसकंडक्ट किया है तो उसको सजा दे, और इन दोनों के अगर फैसले गलत हुए, एग्जीक्यूटिव ना उसने, तो सुप्रीम कोर्ट या अदलिया जो फाइनल आर्बिट्रेटर है वो फिर उसके पास आना चाहिए था मामला इस स्टेज के ऊपर। एक सेकंड ना, सलीम साफी साहब कुछ कहना चाहते हैं अगर आप? जी साफी साहब। देखें, इंसाफ तो कहीं पे भी नहीं होता ना। अभी ये जो जजेस ने लिखा है कि जो जस्टिस सिद्दीकी साहब की, उनकी सिर्फ तो आपने वो बहाल कर दी, लेकिन एक तो ये है कि जस्टिस सिद्दीकी साहब शायद आगे जाके सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन सकते थे और भी कुछ बन सकते थे, तो उसकी तलाफी किसी ने नहीं की। लेकिन उसके अलावा अपने जिन कुलीग जजेस ने उनके साथ ये किया, वो फरियाद लेके गए और फरियाद करने के बजाय, ये जजेस तो खुशकिस्मत हैं जिन्होंने अभी कंप्लेंट की है कि ऊपर साकिब निसार नहीं बैठा है, वरना उन्होंने इनकी कंप्लेंट को सुनने की बजाय जस्टिस शौकत सिद्दीकी की तरह इनको घर भेजना था। तो जिन जजेस ने शौकत सिद्दीकी के साथ वो ज्यादती की है, क्या कोई अदालत उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी? ये मेरा एक सवाल है। नहीं, जो जजेस ने, जिन जजेस ने, अच्छा आपने भुट्टो का केस तो कर दिया, लेकिन जिन जजेस ने फौजी मार्शल लॉ को जायज करार दिया है, क्या उनको सजाएं मिल गई? क्या उनसे किसी से पूछा? नहीं। क्या जस्टिस सिद्दीकी के साथ जिन जजेस ने ज्यादती की थी उन जजेस से किसी से पूछा? नहीं। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं कि जिसमें अपने लोगों को बचाया जाता है
तो जो सदीकी साहब बात कर रहे हैं कि हर इदारे को अपने गिरेबान में चाहिए झांकना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए। मैडम शेख, बट सर, और उसके लिए वो फोरम भी बताते हैं ना जिससे आप इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सही फोरम था, ये सो मोटो सही फोरम नहीं है। भट्टी साहब। मैडम शेख, मैंने तो कहा है ना, पहली बात तो ये है कि ये अब मेरा ख्याल है कि जब हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं ना कि शौकत सिद्दीकी साहब के साथ कौन खड़ा हुआ था और इन 6 के साथ कौन खड़ा हुआ था, 1940 में कौन खड़ा हुआ था, सिर्फ एक मैं बात कंप्लीट 2 जुमले बोलूँ फिर। तो अब उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था, बुरा हुआ था, गलत हुआ था, लेकिन क्या इनके साथ भी कोई खड़ा ना हो ताकि वो हिसाब बराबर हो जाए। 2018 में जो मैनेजमेंट हुई थी उस पर अब 2026 का जो झुरलू है उसको भी बराबर कर लिया जाए। आपका पॉइंट बिल्कुल सही, लेकिन एक चीज जरूर होगी कि ये फिर सवाल जरूर उठेंगे, ये सवाल जरूर उठेंगे कि आप इस वाले मामले का तो इशू नोटिस लेंगे, बट ये कहाँ तक पीछे जाएंगी, और ये जो तहकीकात हो रही है मुदाखलत की, फिर कितने पीछे की मुदाखलत होनी चाहिए, वो तो फिर सवाल उठेंगे, उनको तो नहीं रोक सकते। मैडम शेख, आप 7 रुकनी बैठ गया ना, बेंच बैठ गया है, 7 रुकनी बैठे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, सुप्रीम कोर्ट सर्विंग जजेस के नीचे कमीशन बने, मुझे तीनों चीजें मंजूर थी। अब लेकिन इसका फैसला जो आएगा डिपेंड करता है वो क्या आता है। अच्छा। और क्या हो पाता है। लेकिन ये कहना कि अब ये एग्जेक्टिव को दे दें मामला, ये तो जुल्म है। एग्जेक्टिव तो फरीक है, हुकूमत तो इसमें फरीक है, बेनिफिशियरी है, हुकूमत के पास कैसे मामला जा सकता है। महमद जी लीना, मैंने कहा ये कई दफा जो ये केसेस हैं, यानी कि उस वक्त प्रूफ देना उसका जो होता है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। कई दफा आपके पास सबूत उस तरीके से नहीं होते, लेकिन आपने बेसिकली उसका बताना है पूरी डिटेल्स के साथ, ताकि अगर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो दूसरे फरीक से जवाब तलबी उसकी होनी चाहिए। इसलिए जो है मेरे ख्याल में मैं जो बात बार बार कह रही हूँ वो इसलिए कि ये जजेस को भी क्लैरिटी नहीं है, ये सीनियर जजेस हैं, इनको भी क्लैरिटी नहीं कि किस तरीके से सारे मामले को जो है वो देखना चाहिए। इसलिए इसके रूल्स ऑफ वो जो है वो तयन होने चाहिए कि ये क्या है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपर बनेगा, ये स्टेप्स आपने लेने हैं, कितने टाइम में लेने हैं, क्या करना है, ताकि फिर ये चीजें हमारे सामने आ सके। और ये वैसे एक बहुत अच्छी चीज है कि ये मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड बन रहा है, वो बेशक वो शौकत सिद्दीकी साहब की चीज हो, लेकिन और अब इन 6 जजेस का हो कि किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग महमल कि आपने पॉइंट उठाया है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने ये पॉइंट उठाया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, या जो इन्होंने जो वाक़यात किए हैं उसके अंदर। बट सवाल तो फिर ये भी उठता है कि जज वो है ही अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से। अगर हाई कोर्ट का एक जज और एक नहीं 6 जजेस मिलके इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फिर क्या उनके इल्ज़ाम को उनका वो जिस तरह कह रहे हैं एज इट इज़ नहीं मान लेना चाहिए? उसकी भी फिर तहकीकात होनी चाहिए, बिकॉज उनकी क्रेडिबिलिटी है, एक जज के मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्रेडिबिलिटी होता है, इसके अंदर अकाउंट इसके अंदर जवाब तलबी तो होगी, जिनके ऊपर इल्जाम लगाए गए उनकी भी जवाब तलबी तो होगी ना, और वो होनी भी चाहिए। That's what I'm saying कि सवाल फिर इसके ऊपर राय ये भी आ सकती है ना कि राय इसके ऊपर ये भी एक आ सकती है कि जज से क्यों जवाब तलबी होगी? जज तो अपनी मॉरल क्रेडिबिलिटी एक रखता है और उसकी बुनियाद पर उसने और 6 जजेस ने मिलकर लगा दिया इल्ज़ाम, या उन्होंने कह दिया कि ये हमारे साथ वाक़यात हुए हैं। अब प्रूव करने की उनके ऊपर नौबत क्यों आनी चाहिए? बट आई थिंक सिद्दीकी साहब आप हमारे साथ लाइन पे हैं वापस? जी जी। अरे सिद्दीकी साहब, आप उस वक्त भट्टी साहब को कुछ कह रहे थे, हम सुन नहीं पाते, सॉरी, वो भी कीजिएगा, फिर आगे आपसे सवाल करते हैं। वो भट्टी साहब बात कर रहे थे ना कि भाई वो एग्जीक्यूटिव और वही वाला मामला जो सब चल रहा है, तो ये क्या हमारा निज़ाम है कि जनाब वैसे तो हर एक के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार एग्जीक्यूटिव होती है, तो ये पर्चा तो पुलिस वाले क्यों काटते हैं? सर लेकिन मामला पुलिस वालों से आगे नहीं चला गया जरा? हम सारी एक तवील अरसे से ये महमल यहाँ पे बैठी हुई हैं कि यार अस खुद नोटिस लेके एग्जेक्टिव को यरगमाल बनाने की रवायत क्या बरकरार रहनी चाहिए? क्या आज हम ये फिर उस चीज़ को एडजुडिकेट कर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके मुआशी पॉलिसियाँ तय करने का इख्तियार भी दे देना चाहिए ताकि रेकॉर्डिंग जैसे मामले हों और हमारी माशी हालत यहाँ तक पहुँच जाए? क्या हमारे पास हम फिर इस चीज़ को वो एडवोकेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हर किस्म का इख्तियार होना चाहिए? अच्छा, मुझे एक चीज सिर्फ बता दीजिएगा, कानून साजी भी करना शुरू कर दे। मुझे एक चीज बता दीजिएगा, देन आई हैव टू क्लोज। बड़े अच्छे आप दलाइल दे रहे हैं, बट मुझे एक छोटी सी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आई एम श्योर सबकी इसमें बहुत से सवालात का शायद जवाब मिल जाए।
क्या सुप्रीम कोर्ट का अपने जजेस से मुतल्लिक या अपने इंस्टीट्यूशन से मुतल्लिक खुद नोटिस लेना इंस्टीट्यूशन की कंसल्टेशन या इंस्टीट्यूशनल करेक्शन के ज़ुमरे में नहीं आएगा? देखिए, वो इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज खुद नोटिस भी लिए हैं और जजेस की अकाउंटेबिलिटी करने का इदारा भी वही है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ। और क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये इख्तियार था कि जो इल्जामात लगाए गए हैं, उन जिनके ऊपर लगाए गए हैं, उनको बुला के सामने बिठाते और कहते कि आपके ऊपर ये इल्जामात हैं, प्रूव करें या नहीं? दो चीजें देखिए अलीमा, सॉरी अलीना जी माजरत, भट्टी साहब साथ बैठे ना, तो अब ये देखिए कि उसके अंदर मैं जो देखूं तो इम्प्लाइडली हमारे 6 जज फाजिल साहबा ने हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से, जिन्होंने आज ही एक फैसला सस्पेंड किया है ना, उनके हवाले से शिकायत दायर की है। तो एक को खड़े में कर लें और वो वहाँ पे शिकायत भी होगी, बंद कमरे के अंदर वो भी होंगे। अगर जिसका जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट साबित होगा, दबाव लेना भी जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट है, दबाव में फैसला करना भी जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट है, और किसी इदारे के साथ मिलके कोई काम करना वो भी जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट है। अच्छा, आपको लगता है पहले वहीं तक होना चाहिए था? चलिए एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट अभी तक के लिए, क्योंकि हमें जब बुध को ये समात होगी उसके बाद बहुत सी और चीज़ें पता चलेंगी किस तरह से आगे मामला बढ़ता है, तो अभी तक के लिए लेट्स जस्ट अग्री टू डिसएग्री। कयूम सिद्दीकी साहब की राय बिल्कुल मुख्तलिफ, बाकी तीनों पैनलिस्ट ज़रा मुख्तलिफ राय रहते हैं। आप हमें बताइएगा सोशल मीडिया के ऊपर आपकी क्या राय है। देखते हैं आगे ये मामला किस करवट बैठता है। अल्लाह हाफ़िज़।